जो एयरपोर्ट का एरिया है ग्रामीण क्षेत्र में वो पूरा लिया जा रहा है कि यहाँ पर लोग खाली कर दें अपनी जमीनें। परेशान है ग्रामीण और ये अडानी को बेचा जा रहा है। विपक्ष प्रहार भी कर रहा है। विपक्ष अडानी के खिलाफ क्यों है? गंभीर प्रश्न है। अंबानी के खिलाफ क्यों? राहुल गांधी हमेशा जनसभा में अडानी का नाम लेते ही हैं। क्यों लेते हैं? कारण ये है कि उनके समय में भी डेवलपमेंट होते थे जब कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन उन सरकारों के समय में जो भी डेवलपमेंट होते थे उसको इतने बड़े कामों को करने के लिए विदेशी कंपनियां को टेंडर दिए जाते थे, क्योंकि भारत में कोई कंपनी ही नहीं थी जो काम कर सके। अगर वही विदेशी कंपनी आकर के विदेश से कंपनी आकर के करती तो राजीव गांधी को राहत मिलती। या विपक्ष के लोग जो इस बात पे एतराज करते हैं कि अडानी को क्यों दे दिया गया, यही लोग जश्न मनाते हैं। और अभी महाकुंभ हो रहा है, उस पर भी लगातार वार प्रहार हो रहा है। फिर इसके बाद चले गए अखिलेश यादव भी नहाने, अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। महाकुंभ को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, उसी कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। मैं तो देख रहा था, मैं फोटोग्राफ्स देख रहा था कि जब वो आचमन कर रहे थे और पानी उछाल रहे थे तो इतना पारदर्शी पानी था कि इधर से उधर का दिखाई पड़ रहा था। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या व्यवस्थाएं। संभल और बहराइच में देखते हैं क्या हुआ, वो क्या था? क्या संभल में हुआ बताएं? दंगा हुआ, 5 लोगों की मौत हुई, तो वो किसकी सरकार में हुआ सर? जो 5 लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उसमें से एक भी लोकल नहीं थी। जो खोखे बरामद हुए रिवॉल्वर के से जो गोली चलाई गई थी, मेड इन पाकिस्तान था, मेड इन इंडिया नहीं था। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 मीडिया, खबर वही जो हो सही। न्यूज़ 7 मीडिया सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ बात करने के लिए बक्सी के तालाब के विधायक योगेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ यूपी में। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में आने का ख्याल कैसे आया और कब कदम आपने रखा है इस करियर में? राजनीति में आने का मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, समाज का व्यक्ति हूँ। स्वाभाविक है कि जब समाज के बीच में कुछ करने का एक जज्बा दिल में था कि कुछ करना है, तो मैं संगठन से जुड़ा। सबसे पहले तो मैं प्रधान रहा, फिर ग्राम प्रधान संघ का मैं जिले का पदाधिकारी रहा, फिर इसके बाद मैं प्रदेश में रहा और 90 में करीब मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। तब से लगातार मैं एक ही पार्टी में हूँ और बीजेपी ही हमारी। बीजेपी में ऐसा दिखा क्या आपको कि सर आपने बीजेपी ही ज्वाइन किया? इससे पहले बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस आप देख रहे हैं, दूसरी पार्टी है देश की सबसे। राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है जी। जब राष्ट्र की परिकल्पना आप करते हैं तो वहाँ पे अगर कोई राजनीतिक दल आपको देश के सबसे नज़दीक आपको दिखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही होती है। और मुझे लगता है कि इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी हैं। कारण है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के प्रति ही पहले सोचती है। हम लोग तो गौड़ हैं, हम लोग तो पीछे हैं और राष्ट्र के लिए काम करने की ही एक तमन्ना पहले से रही है। तो बीजेपी कहते हैं कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी दिमाग में आ ही नहीं सकती। बक्सी के तालाब में जब आप विधायक बने, कौन सी बहुत बड़ी चुनौतियां रही आपके सामने और उस चुनौती से आप बाहर कैसे निकले? हमारी सड़क की समस्या थी, सड़कें काफ़ी कुछ टूटी थी। दूसरा, 2019 में नगर निगम का एक विस्तारित क्षेत्र है जी, 88 गांव लिए गए थे विस्तारित क्षेत्र में। उन 88 में से आधे से ज़्यादा गांव जो हैं वो केवल बक्सी तालाब में आते हैं। एक बड़ी चुनौती है। आज भी अगर हम ये कहें कि हम चुनौती से बिल्कुल पार पा चुके हैं तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अब विश्वास है कि जो ये बड़ी चुनौती है उससे आगे हम बढ़ेंगे। और जो विस्तारित क्षेत्र है बक्सी तालाब की सड़कों पे बहुत काम हुआ है और आगे चल करके मुझे लगता है कि इस बार मार्च तक शायद ही कोई सड़क हमारे बक्सी तालाब ग्रामीण इलाके की होगी जो कहीं टूटी हो। हाँ, विस्तारित क्षेत्र में काम रह जाता है तो वो हम 1-2 साल में पूरा कर लेंगे। जी, क्या योगेश जी को अपने पार्टी में रहते हुए किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा? कोई ऐसी चुनौती आई हो जो? महाराज जी हमारे नेता हैं और प्रदेश उनके नेतृत्व में काम कर रहा है, प्रदेश उनके नेतृत्व में चल रहा है। जब भी कोई समस्या आती है
तो मैं तुरंत महाराज जी के पास जा करके इस बात का अनुरोध करता हूँ, और मुझे इस बात कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि वो पूरी तरीके से हमारी समस्याओं को सुनते भी हैं और उनके निस्तारण का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक तो कोई इस तरीके की समस्या नहीं आई जिससे हम निपट नहीं पाएंगे, ऐसा महसूस होता हो। योगेश जी, जब से आप विधायक बने, विधायक बनने के बाद आपके व्यक्तिगत जीवन में कितना बदलाव आया? सामाजिक तौर पे मैं संगठन का व्यक्ति रहा हूँ और समाज के बीच में काम करता रहा हूँ, तो पहले से ही मैं लोगों के बीच में जा कर के मिलना, रोज़ सुबह दिनचर्या में 9 बजे तैयार हो जाना, तैयार हो करके आज ये संगठन का काम है, ये संगठन का काम है, आज इधर जाना है, वहाँ सामग्री पहुँचानी है, अपने इस कार्यकर्ता से मिलना है, तो मैं लगातार मैं काम करता रहता था। विधायक बनने के बाद व्यस्तताएं कुछ बढ़ी जरूर हैं। कारण है कि अपेक्षाएं भी लोगों की ज़्यादा होती हैं और मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि जिन लोगों ने मुझे विधायक चुना है तो मैं उनके बीच मैं पहुंचूं अगर उन्होंने मुझे कहीं बुलाया है। तो इन व्यस्तताओं के बीच में ही जीवन चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। कारण है कि जब कार्यकर्ता बुलाता है तो मेरी भी जिम्मेदारी भी बनती है और मन भी कहता है कि मैं उनके साथ जा करके बैठूं और मैं उनकी समस्याओं का निस्तारण करूं। इसलिए कोई बड़ी परेशानी नहीं है और कोई बड़ा परिवर्तन मुझे दिखाई नहीं दिखा आपको। अच्छा, 2022 में आपने ये सीट निकाली, तो योगी जी से बात हुई होगी कि आप वहां से टिकट आपको मिलता है और आप चुनाव लड़िए, योगी जी से ही बात हुई थी? हमारे यहाँ संगठन निर्धारित करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, सबकी जिम्मेदारियां हैं। कोई संगठन पे काम कर रहा है तो आने वाले समय में ये संगठन केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करता है कि अब अगली जिम्मेदारी आपको क्या निभानी है। उसी क्रम में मुझसे कहा गया कि इस बार आपको बक्सी तालाब से चुनाव लड़ना है, तो मैं चुनाव मैदान में आ गया और महाराज जी का आशीर्वाद, उन्होंने सबसे पहली मीटिंग कोई मेरे लिए की थी उन्होंने बक्सी तालाब में, और बहुत बड़ी जनसभा थी। उन जनसभा से ही साफ हो गया था कि चुनाव परिणाम किधर जा रहा है। ओके। सर, ये जो बक्सी का तालाब है, 2012 में इसका गठन हुआ था और यहाँ पर आप देखते होंगे शुरुआती दौर में कांग्रेस जीतती आ रही है और 1991 में चले राम लहर में पहली बार कमल खिला। केवल कांग्रेस जीतती रही हो ऐसा नहीं है जी। भगवती सिंह वहाँ के नेता थे, वो भी जीते हैं, कांग्रेस भी जीती है, बसपा भी जीती, और बसपा ने भी बक्सी तालाब विधानसभा बनने के बाद बसपा भी एक बार जीती है वहाँ पे। इसलिए ये कहना कि नहीं हमेशा कांग्रेस ही वहाँ जीतती है, ये बात सही नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जब से अस्तित्व तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फील्ड में काम किया है, लोगों के बीच काम किया है, लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, तो इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ता गया और अब मुझे विश्वास है कि ये वर्चस्व बरकरार रहेगा। ओके। याद होगा कि 1991 में चुनाव हुए तो गोमती यादव यहाँ से जीते और इसके बाद उनका टिकट काट दिया गया था और राजनाथ सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन हार गए थे क्योंकि ओबीसी वहां पर नाराज दिख रहा था, वोट बैंक जो था। लेकिन आप कैसे जीत गए, क्योंकि आप तो ओबीसी यादव में नहीं आते हैं सर? माननीय राजनाथ सिंह जी जब चुनाव लड़े थे 93 में जी, उस समय सपा और बसपा का एक गठबंधन हुआ था। उस गठबंधन ने एक दुष्प्रचार करके किसी तरीके से बहुत ज़्यादा सीटें जीती थी, लेकिन वोट के मामले में राजनाथ सिंह को सर्वाधिक वोट, तब तक का सर्वाधिक वोट उस समय तक का मिला था। 93 में सर्वाधिक वोट मिला था। इसके बाद भी चंद वोटों से 4000 के आसपास वोट से वो हारे थे। लेकिन जिस तरीके से उनका जुड़ाव बक्सी तालाब क्षेत्र से रहा, मोहना क्षेत्र से रहा, आज भी वहाँ के लोग इस बात को याद करते हैं कि वो एक बड़ी मिस्टेक थी, नहीं होनी चाहिए थी, याद करते हैं। और अब भी लोगों का जुड़ाव राजनाथ सिंह जी से बराबर। मिस्टेक कौन सी थी, आप जल्द से बताएंगे? एक कि लोगों को उस समय जिता देना चाहिए था। नकल अध्यादेश भी आया था, आपको याद होगा, नकल अध्यादेश में 14% का रिजल्ट आया था और रक्षा मंत्री वो माननीय राजनाथ सिंह जी जिस मीटिंग में जाते थे तो वहाँ कहते थे कि देखो हमें जिताओ या न जिताओ, लेकिन अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं नकल की छूट नहीं दे सकता।
अपनी बात में वो अड़े रहे। दृढ़ वो कभी- संकल्प थे। हाँ, कभी भी उन्होंने इस बात से नहीं कहा कि नहीं मुझसे गलती हो गई और मैंने ये नकल दिया। उन्होंने कहा जीतना हारना अपनी जगह पे है, लेकिन समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, समाज को जिस दिशा में जाना चाहिए, हम उससे अपने को अलग नहीं कर सकते। और वो अपनी बात पे अड़े रहे। चुनाव हार जीत चलती रहती है। बिल्कुल। एक वो वक्त था, आज का वक्त है। आज देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेताओं में है, नंबर 1 या 2 पे आप जी। अनुमान कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कभी भी डेवलपमेंट के मामले में और जो हमारी विचारधारा है, जो संकल्प है, उससे कभी भी राजनाथ सिंह जी पीछे नहीं हटे। कभी आपसे पर्सनली मुलाकात की, कभी शिष्टाचार जब भेंट हुई, कुछ उन्होंने अपने पॉइंट बताए हो कि भाई योगेश ऐसे करना है, ऐसे करना, कभी बात हुई आपकी? तो हमेशा मैं तो पूरी मेरी राजनीति जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, सलाह उन्हीं से लेते हैं जो भी आपके राजनीतिक फैसले होते हैं? नहीं, राजनीतिक फैसलों में अब इतना रहने के बाद जिसके साथ मेरे 30 साल से पुराने संबंध हों, अब उसके साथ रहते रहते इतना तो मुझे जानकारी हो गई कि उनका काम करने का क्या तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी इस तरीके का राजनीतिक वक्तव्य नहीं कि जो कंट्रोवर्शियल हो। रक्षा मंत्री ऊपर से सांसद, और रक्षा मंत्री जी भी हैं, सांसद भी हैं, और एक देश को जिस दिशा में ले जाना चाहिए, मैं अनुभव कर रहा हूं कि गृह मंत्रित्व काल में भी मैंने देखा और रक्षा मंत्रित्व काल में भी देख रहा हूं कि किस तरीके से वो काम करते हैं। उनके काम करने के तरीके का आप अगर अनुभव करें जी, तो आप बताइए कि एक किसान पथ बनी है जो लखनऊ की सबसे इंपॉर्टेंट रोड है। आज अगर मुझे बख्शी तालाब जाना होता है चिन्हट से, तो मैं उसी रिंग रोड का ही किसान पथ का ही सहारा लेता हूं। लेकिन उस किसान पथ का 100 मीटर का भी हिस्सा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता। लेकिन विकास के प्रति जो उनकी सोच है, उसके चलते उन्होंने 6000 करोड़ रुपए की ये रोड बनवा दी। ये एक सकारात्मक, लखनऊ का आज ओवर ब्रिजेस का शहर हो गया है लखनऊ। किसकी देन है? रक्षा मंत्री जी की देन। योगी जी से कभी मुलाकात हुई आपकी? योगी जी से? योगी जी से तो ये तो मेरा नियम है कि हर महीने में एक बार जरूर मिलता हूँ। ओके। मोदी जी से कभी मुलाकात हुई? हाँ, मोदी जी से मुलाकात हुई, लेकिन बस स्वागत समारोह में मुलाकात हुई। अब हम लोग छोटे कभी पर्सनली बैठकर बात नहीं हुई? हम लोग कार्यकर्ता हैं, और वो क्या दिल्ली से बैठ करके उनके क्या दिशा निर्देश हैं हम अच्छी तरह समझते हैं। उसी निर्देशों पे हम लोग चलने वाले लोगों हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुलाकात का मतलब ये नहीं कि व्यक्तिगत मुझे कोई सजेशन देंगे। वो मुलाकात का मतलब कि उनका निर्देश हुआ, उसको ही मुलाकात मान करके हम लोग काम करते हैं। जी, इस लखनऊ में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं सिर्फ, और 7 में बीजेपी के विधायक हैं। कभी आप लोग बैठे हो, कभी मीटिंग हुई हो, किसी राजनीतिक मुद्दे पर बहुत गंभीरता से बात हुई हो, कभी मिलते हैं आप लोग आपस में? मिलते हैं। अभी भी हमारे एक विधायक हैं, हमारे मित्र हैं, वो लखनऊ के विधायक हैं। अभी मैं उनसे मिलने ही जा रहा था, आप लोग आ गए, तो अभी मैं जाऊंगा, अभी उनसे मिलूंगा जाकर। ओके। योगेश जी, हम आपको बता दें, न्यूज़ 7 मीडिया इस वक्त सर्वे भी कर रही है, तो आपके क्षेत्रों में भी देखा है कुछ कमियां हैं, जैसे कि जल निकासी हो गई, जो रोड है वो ढंग से नहीं है, तो इस तरह की थोड़ी साफ सफाई की भी असुविधा देखी गई है। इस पर कब काम करेंगे? और आप पूरे क्षेत्र को केवल एक इकाई मान करके आप नहीं चल सकते। अगर क्षेत्र की कमियों के विषय में आपको बात करना है, या क्षेत्र में जो हमारा बात डेवलपमेंट हो रहा है उसके संबंध में अगर आपको बात करनी है, तो आपको इसको थोड़ा सा टुकड़ों टुकड़ों में देखना पड़ेगा। कि जैसे कि हमारा विस्तारित क्षेत्र, कहने के लिए तो वो 50 गांव है, लेकिन वो 50 गांव पूरी तरीके से गांव से दूर दूर तक आबादी पूरी फैली हुई है, पूरा कवर्ड हो चुका है पूरा क्षेत्र। वहां की सड़कों की समस्या है, उसको हम अलग तरीके से देखते हैं। वहां पे हमको बिजली कैसे पहुंचानी है, उसको मैं अलग तरीके से देखता हूं। वहां पे स्ट्रीट लाइट मुझे कैसे पहुंचानी है, उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। वहां की सड़कों में डूडा से बननी है सड़कें, कि हमारी अपने बजट से बननी है, कि नगर निगम उसको बनवा रहा है किस तरीके से, उसको अलग मुझे देखना है। जो ग्रामीण इलाके की सड़कें हैं वो PWD की हो या मंडी परिषद की हो, उसको अलग देखना है। तो कम से कम ग्रामीण इलाके के अंदर
आज हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम सड़कें जो है हमारी बन चुकी हैं और कुछ सड़कें हमारी इस समय बन रही हैं। जैसे बक्सी के तालाब से अस्ती रोड चौड़ीकरण, अभी मैं नारियल फोड़ करके मैंने उसका शिलान्यास किया है। ओके। मैंने ओपनिंग की है कि वो चौड़ीकरण का की शुरुआत मैंने कराई है। एक टेक्सटाइल पार्क बन रहा है माल में, उसको जोड़ने के लिए मुबारकपुर से IIM से लेकर के हमारी 2 लेन सड़क अभी नई बिल्कुल बन रही है, जो शहरपुर होते हुए निकल करके रैथा जाएगी और रैथा से 4 लेन हो जाएगी सड़क। ओके। एक धर्मार्थ की सड़क हमारी निश्चित जल्दी ही बनना शुरू हो जाएगी, जो इटौंजा से चंद्रिका देवी को जोड़ती है। अभी भी रोड है लेकिन पतली है। जब चौड़ी हो जाएगी तो जो हमारा मैक्सिमम श्रद्धालु जो हमारे सीतापुर से आते हैं, शाहजहांपुर से आते हैं, लखीमपुर से आते हैं, सिधौली से आते हैं या इटौंजा क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए सीधा रास्ता हो जाएगा माँ चंद्रिका देवी के दरबार में आने के लिए। तो डेवलपमेंट के मामले में चाहे जितना डेवलपमेंट आप कर लें, कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है। नहीं, कुछ गांव हमने देखे हैं, जैसे पपरा मऊ करके है, वो बहुत अच्छा गांव लगा। अब वहीं दूसरी तरफ आप देख लें लवलईपुरवा, हम लोगों ने सर्वे किया, बहुत गंदगी भी है, सब चीजें हैं और जनता आपसे नाराज भी है कि योगेश जी हमारे बीच आते नहीं है। मुझे लगता है कि शायद लौलाई तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ। ये दूसरी बात है, हो सकता है कि कुछ लोगों से मेरी भेंट ना हुई हो, आपकी उनसे भेंट हो गई हो। हाँ। लेकिन पपना मऊ है, अभी पपना मऊ कुछ दिन पहले गए थे, 3-4 दिन पहले मैं गया था, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक भी मदरा ऐसा नहीं है जहां हम ना गए हों। और जहां तक नाराजगी की बात है, ये जनता का अधिकार बनता है कि भाई अगर उनको कहीं पे असुविधा होती हो तो वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन मेरी निगाह हर समस्या पे है और उसके निस्तारण का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, क्षेत्र में कब कब निकलते हैं लगभग? रोज निकलते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं, यहाँ तक कि कभी भी मैं छुट्टी पे नहीं जाता और बहुत अर्जेंट होता है तब मैं कहीं पर, मुझे मान लो कहीं मीटिंग बुला ली गई हो या कहीं चुनाव प्रचार पे जाना हो या मध्य प्रदेश चुनाव हुआ था तब मुझे कहीं जाना पड़ गया हो या दिल्ली में अगर कोई किसी तरीके से कोई काम है तो मुझे जाना पड़ गया, तो इतना छोड़ करके मैं क्षेत्र में ही रहता हूँ और क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहता हूँ। जी, योगेश जी, कुछ और हमारे कंट्रोवर्शियल सवाल हैं। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, एक घटना हुई थी हाल ही में, कुछ करीब 1 साल हो रहा है, कि आपके सरकारी आवास में एक लाश मिली थी शायद किसी कर्मचारी की। वो घटना क्या थी और वास्तविकता क्या है वास्तव में इस घटना की? वो तो कुछ नहीं था, सुसाइड किया था उस लड़के ने। सुसाइड किया था, क्या रीजन रहा था सर? वो पुलिस को जानकारी है, उसमें उसकी कोई फ्रेंड थी। ओके। उसका मामला था, इसी कमरे का मामला था। अच्छा, इसी कमरे का। ओके, मतलब इस कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं, इसी कमरे में घटना। वो भी यहीं रहता था वो। ओके। और बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन अब आदमी कभी कभी भावनाओं में बह करके कदम उठा लेता है। आपका एक बयान योगेश जी ने मैंने अभी देखा था, वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, आपने एक बयान दिया था, तो उसमें वो गड़बड़ी कैसे हुई थी और क्या गड़बड़ी थी वो? अभी नहीं दिया था मैंने। हाँ, मैंने नगर निगम में जब चुनाव हुआ था उस समय मैंने कहा वो गड़बड़ी क्या हुई थी? गड़बड़ी कुछ नहीं थी। मेरा कहना था कि विस्तारित क्षेत्र 2015 में प्रधानों के चुनाव हुए थे। 2015 वो गांव के वोट उन्होंने ले लिए थे, कॉलोनियों के वोट नहीं थे उसमें। ओके। 2019 में नगर निगम में उस मर्ज कर दिए गए, समाहित हो गए गांव। मेरा कहना था कि आप कितना भी प्रयास कर लें, वोटर लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती। कारण है कि वोट बहुत बढ़ने चाहिए, वोट बढ़ नहीं पा रहे हैं, नहीं बढ़ पाए आखिर तक। और मैंने सुझाव में ये कहा था कि विधानसभा की जो सूची है उसी सूची में वोट बढ़ा घटा करके, मतलब उसमें जो घटने वाले हों उसको कम करके, जो बढ़ने वाले उनको बढ़ा करके उसी सूची से ये नगर निगम के भी चुनाव करवा दिए जाएं। तो उस समय शायद मेरी बात आयोग को सही नहीं लगी होगी। बाद में उन्होंने लखनऊ को
अब ले लिया है कि वो लखनऊ में से शुरुआत करने जा रहे हैं कि एक वोटर लिस्ट से ही वो चुनाव करवाएंगे। वो बात जो मैंने कही थी वो उन्होंने मान ली है ओके, फाइनली। और फाइनली अब वो उसी वोटर लिस्ट पे। अच्छा योगेश जी, अभी हालांकि आपका वो विधानसभा क्षेत्र नहीं है, राजेश्वर सिंह का है, लेकिन एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है। ग्रामीण जो एयरपोर्ट का एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में वो पूरा लिया जा रहा है कि यहाँ पर लोग खाली कर दें अपनी जमीनें। परेशान है ग्रामीण, और ये अडानी को बेचा जा रहा है। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, विपक्ष प्रहार भी कर रहा है। आपने ये अडानी को बेचा जा रहा है, ये बात कहाँ से आती है? हाँ, ये ग्रामीण लोगों का ये कहना है। वो कहने के लिए कोई किसी को भड़का दे। भाई आप ये बताइए कि जमीन एयरपोर्ट को चाहिए कि अडानी को चाहिए? आपसे मैं प्रश्न करता हूँ, आप मुझे बताइए कि वो जमीन अडानी उपयोग में लाएंगे कि एयरपोर्ट उपयोग में लाएगा? आपसे मैं पूछता हूं। लेकिन विपक्ष तो हमेशा यही बोलता है। नहीं, हाँ, विपक्ष बोलता है तो विपक्ष की बात मैं बताना चाहता हूं। जो मैं बोल रहा हूं आप उसको जरूर, जो आपका अंतिम आप उसको पॉडकास्ट करें, उसमें ये जरूर मेरी बात आनी चाहिए जी, कि विपक्ष अडानी के खिलाफ क्यों है। गंभीर प्रश्न है। अंबानी के खिलाफ क्यों है? राहुल गांधी हमेशा जनसभा में अडानी अंबानी का नाम लेते ही हैं। क्यों लेते हैं? कारण ये है कि उनके समय में भी डेवलपमेंट होते थे जब कांग्रेस की सरकारें थीं, लेकिन उन सरकारों के समय में जो भी डेवलपमेंट होते थे उसको इतने बड़े कामों को करने के लिए विदेशी कंपनियां को टेंडर दिए जाते थे, क्योंकि भारत में कोई कंपनी ही नहीं थी जो काम कर सके। भारत में एक भी कंपनी नहीं थी कि जो इतने बड़े काम कर सके, तो विदेशी कंपनियां लेती थी। अब उसमें उनका क्या इंटरेस्ट था, मैं इसको बहुत ज्यादा खुल के नहीं कह सकता। उन्हीं विदेशी कंपनियों को आज भी चाहते हैं कि उन्हीं विदेशी कंपनियां वो काम करें, लेकिन जब देश की अपनी कंपनियां, अडानी अंबानी जैसे लोग खड़े हो गए और उन्होंने बड़े बड़े काम लेने शुरू हो गए, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द क्यों दर्द हो रहा है भाई? अगर देश की कोई बड़ी कंपनी बड़े खड़े होकर के कहती है कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं, इसके लिए मैं सक्षम है हम, तो उसको काम क्यों नहीं देना चाहिए? उसका काम ये जो अभी एयरपोर्ट चरण सिंह चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के अंदर जो नया निर्माण हुआ है, उसकी फिगर पे मैं नहीं जाता, लेकिन अगर मान लो अडानी जी ना करते तो कोई कंपनी करती। अगर वही विदेशी कंपनी आकर के, विदेश से कंपनी आकर के करती, तो राजीव गांधी को राहत मिलती। या विपक्ष के लोग जो इस बात पे एतराज करते हैं कि अडानी को क्यों दे दिया गया, यही लोग जश्न मनाते हैं। इन लोगों की मानसिकता क्या है? एक उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताना चाहता हूं, बड़ा गंभीर मुद्दा है ये, इसमें सोचने की बात है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है, कितनी ज्यादा विदेशी मानसिकता है, कि विदेश के विषय में कितना सोचते हैं। कि अभी लंका में बंदरगाह बनाने के लिए अडानी को काम मिला था, किन्हीं कारणों से वो काम छोड़ दिया या छूट गया। कांग्रेस ने एक्स पे लिख करके खुशी जताई कि इससे काम छूट गया है। किस तरीके से देश में रहने वाले लोग हैं, किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं, किस तरीके की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो अपने देश के डेवलपमेंट को नहीं देख सकते। अडानी जितना भी काम देश विदेश में करेंगे, वो पैसा देश का है। विपक्ष का हमेशा प्रहार रहता है कि बीजेपी सरकार सब कुछ बेच रही है इनको। किसको बेच रही है? अडानी अंबानी को। इन लोगों ने विदेशों को बेच दिया। जो विदेशी कंपनियां थी उसमें इनका क्या इंटरेस्ट था कि उनको सब काम देते थे। ये नहीं चाहते थे कि कोई देश के अंदर बड़ी कंपनी बन के तैयार हो। यही कारण है कि 50 साल तक देश आज़ादी के बाद भी कोई एक बड़ी कंपनी खड़ी नहीं हो पाई। आज तो टाटा की भी बड़ी कंपनी है जो बड़े निर्माण कार्य करती है, अंबानी जी करते हैं, अडानी करते हैं। अगर देश के में जितना भी निर्माण कार्य हो, अगर ये कंपनियां करें तो इसमें एतराज किसको हो सकता है? आप अंदाजा लगा लें, ये उन्हीं लोगों को हो सकता है जो विदेशी कंपनियों के पक्षधर रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ तो फायदा लेते ही रहे होंगे।
जी। और अभी महाकुंभ हो रहा है, उस पर भी लगातार वार प्रहार हो रहा है। फिर इसके बाद चले गए अखिलेश यादव भी नहाने, अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। महाकुंभ को लेकर सवाल उठाया था। जाना चाहिए ना वो महाकुंभ को लेकर के, जहाँ जिस जिस कोरोना को लेकर के की वैक्सीन को लेकर के प्रश्न उठाए गए, उसी वैक्सीन का उपयोग इन लोगों ने किया। जिस महाकुंभ को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, उसी कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। और मैं तो देख रहा था, मैं फोटोग्राफ्स देख रहा था कि जब वो आचमन कर रहे थे और पानी उछाल रहे थे, तो इतना पारदर्शी पानी था कि इधर से उधर का दिखाई पड़ रहा था। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या व्यवस्थाएं। पारदर्शिता की अभी बात की तो योगी आदित्यनाथ ने अभी एक दिल्ली में कहा कि हमने तो गंगा में नहा लिया है, अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को भी यमुना में नहा लेना चाहिए। फिर अखिलेश यादव ने भी प्रहार कर दिया कि आप गोमती नदी में क्यों नहीं नहा लेते हैं। गोमती में नहा सकते हैं, गोमती में नहा सकते हैं। गोमती की व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है कि गोमती की व्यवस्थाएं सरकार नहीं कर रही है। काफी गंदी नदी है, काफी गंदी नदी है। आप देखिए, जो गंगा का उद्गम स्थल है, लगभग उसी के आसपास का उद्गम स्थल जो है यमुना का भी, लेकिन गोमती का उद्गम स्थल पहाड़ नहीं है। गोमती का उद्गम स्थल एक झील है। तो गोमती में कभी भी बहुत ज्यादा पानी रहा हो, ये कभी हुआ नहीं। यही कारण है कि गोमती की पानी की कमी को देखते हुए नवाब काल के अंदर एक हैदर कैनाल है लखनऊ के अंदर। एक हैदर नवाब थे, उन्होंने कैनाल खोलने का फैसला किया कि गंगा से हम पानी ला करके गोमती में डालेंगे। और यहां से लेकर के वो करीब 20 किलोमीटर तक खोद के लिए चले गए। एक ईरान का कोई इंजीनियर आया, उसने कहा आप खोद तो रहे कहीं ऐसा ना हो कि गोमती का बचा हुआ पानी ही गंगा में चला जाए, तो पहले इसकी एक सर्वे करवा लीजिए कैसे क्या होगा। तो काम रोक दिया गया और इंजीनियर जब सर्वे करने लगे, बीच में ही हैदर साहब की मृत्यु हो गई, तो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। ओके। तो उस समय भी पानी की कमी थी जब नवाब थे। आज तो, और लखनऊ की आबादी शायद 1,50,000 रही होगी। आज तो लखनऊ 60-70 लाख आबादी का शहर है। उसके पानी की व्यवस्था करना, उसके लिए अच्छे रहने की व्यवस्था करना, अब उसकी तुलना हम अगर ये करेंगे कि गंगा और यमुना से करने लगेंगे, तो वो पहाड़ से निकली हुई नदियां हैं और ये एक झील से निकली हुई नदी है, तो दोनों में अंतर है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी सपा को गुंडागर्दी करने में जानी जाती है। हमेशा कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडागर्दी करती है, लेकिन आप संभल और बहराइच में देखते हैं क्या हुआ, वो क्या था? क्या संभल में हुआ बताएं? दंगा हुआ, 5 लोगों की मौत हुई, तो वो किसकी सरकार में हुआ सर? जो 5 लोग जिनकी मृत्यु हुई थी, आप जरा अखबार की कटिंग देख लीजिए और आप पत्रकार हैं, स्वयं जानकारी कर लीजिए। उसमें से एक भी लोकल नहीं था, सब दूर दूर के लोग थे। ये जानकारी कैसे हुई? हाँ, दूसरा जानकारी कैसे हो जाएगी? हाँ, ये मतलब बाहर के लोग थे, ये कहाँ से? बाहर के नहीं, मतलब उस संभल के नहीं थे, संभल से दूर के रहने वाले लोग थे। तो वो कैसे इकट्ठा हुए, इतनी जल्दी कैसे इकट्ठा हो गए? 7 बजे सवेरे सर्वे करने जा रहे हैं और 7 बजे के तुरंत बाद इतनी दूर से लोग आ जाएं, 10 किलोमीटर दूर से लोग आ जाएं, कैसे आ जाएंगे? इसका मतलब है कि ये पहले से तैयारी थी। और दूसरा ये कि जो खोखे बरामद हुए रिवाल्वर के से जो गोली चलाई गई थी, जिस भी असलहे से गोली चली होगी, बरामद हुए थे, मेड इन पाकिस्तान था, मेड इन इंडिया नहीं था। ओके। अब इसके लिए भाजपा दोषी है। अगर इस तरीके कोई काम होगा और वो भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कार्यकाल के अंदर, तो शायद मुझे लगता है कि ये लोग दही के धोखे में कपास खा लेते हैं, फिर चिल्लाना शुरू करते हैं कि मेरे साथ तो ज्यादती हो गई, मेरे साथ गलत हो गया। तो पहले खाने पहले देख लेना चाहिए कि हम खा क्या रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं? कभी आम आदमी पार्टी जुड़ती है, कभी अकेले चुनाव लड़ती है कांग्रेस, अलग अलग? कोई गठबंधन नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां इस फ्रस्ट्रेशन में हैं कि किस तरीके से
मोदी जी को हटाया जाए। वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, तो इस तरीके से उन्होंने एक कुनबा जोड़ा था, लेकिन जिस तरीके से जोड़ा गया था उसी तरीके से बिखर रहा है। मुझे लगता है कि अब इंडिया गठबंधन का नाम बार बार लेने का कोई औचित्य नहीं है कि इस तरीके कोई गठबंधन का अस्तित्व है नहीं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी का भी पार्टी भी बता रही है। कांग्रेस, अजय राय ने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की भी पार्टी है, और असदुद्दीन की पार्टी को भी बताया बीजेपी है। और आप पार्टी जो कांग्रेस को बता रही है कि ये बीजेपी को जिताने के लिए हो क्या रहा है सर? हो क्या रहा है? मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आप गठबंधन की बात ना करें। आप, ये कोई गठबंधन नहीं है। ये जिन कारणों से गठबंधन खड़ा हुआ था और वो कारण तो पूरा नहीं हो पाया। मोदी जी आज भी प्रधानमंत्री हैं, आने वाले समय में प्रधानमंत्री रहेंगे, तो सब इकट्ठे होकर के भी देख लिए, इकट्ठा होकर के लड़के भी देख लिए, अब आपस में लड़ रहे हैं, तो ठीक है, लड़े वो अपना। आशीष पटेल को ऑफर भी दे दिया था कांग्रेस, अजय राय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की, अगर आपको आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं पार्टी में तो आ जाइए हमारे पास। वो तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा जल्दबाजी में है। उनको नहीं मालूम है कि आशीष पटेल जी भी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसी का एक वो भी अंग है। तो आमंत्रित करना तो एक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका जवाब तो उनको सकारात्मक नहीं मिला होगा, जैसा मुझे विश्वास है। वो निगेटिव ही रहा होगा। ओके, तो अभी 27 में चुनाव आने वाला है, आपकी क्या तैयारियां रहेंगी सर? अब तैयारी कोई एक दिन के लिए तो नहीं होनी चाहिए कि नहीं अब चुनाव आ गया तो अब तैयारी करें। आप निरंतर, हम कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर हैं, लोगों के बीच में हैं, लोगों के डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, लोगों के कामों से जुड़े हुए हैं, लोगों के दुख दर्द से जुड़े हुए हैं, लोगों के सुख दुख से जुड़े हुए हैं, तो फिर उसमें तो तैयारी का कोई मतलब नहीं है। वो तो 27 आएगा, जिस तरीके से आज 25 है उसी तरीके से 27 भी आएगा। बैलेट पेपर से करवाइए ना सर चुनाव। क्यों? विपक्ष कह रहा है कि बैलेट से करवाइए, सब साफ हो जाएगा। इसलिए कि बैलेट बॉक्स के अंदर जहाँ पे न जीत रहे हो पानी डाल दिया जाए, इसलिए कि जहाँ पे बैलेट पेपर से ये न जीत रहे हो वहाँ पे बूथ कैप्चर करके मोहर लगा दी जाए, जो आज तक करते रहे हैं। यही मानसिकता रही है बिहार के अंदर, यही मानसिकता यूपी के अंदर। वोट नहीं डालने देते थे, निकलने नहीं देते थे। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं बैलेट पेपर पर करा ले, हम जीत जाएंगे। कौन सा हार जाएगा? ये किसी भी बैलेट पेपर में नहीं जीत सकते। ये किसी भी तरीके के, चाहे कोई भी चुनाव हो जाए, ये केवल एक तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं, वो गुंडागर्दी करके जीतना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बैलेट छाप करके चुनाव जीतना चाहते हैं, जैसी इनकी आदत रही है, जैसी इनकी परंपरा रही है। आप ये ना सोचें कि ये बैलेट इसलिए कह रहे हैं कि वो साफ सुथरा चुनाव हो जाए। साफ सुथरे तो कभी ये काम ही नहीं करते। चुनाव को चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी लेती है, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो और चाहे लोकसभा के सांसद का चुनाव हो और चाहे नगर निगम का चुनाव हो। तो बस ठीक है, जो भी चुनाव आएगा उसको गंभीरता से लेना है। चुनाव परिणाम तो ठीक ही आएगा। कभी पार्टी में रहते हुए आपको ये लगा कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? कोई ऐसा यादगार पल रहा हो अभी तक? पार्टी से जिस दिन हम बड़े हो जाएंगे, अपने को बड़ा समझने लगेंगे, उस दिन ठेस पहुंचेगी। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, और पार्टी कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेती कि जिससे किसी भी कार्यकर्ता को ठेस पहुंचे। तो ठेस पहुंचने कोई सवाल ही नहीं है। तो अभी योगेश जी विधायक हैं, आगे किस पद पर जाना चाह रहे हैं? कहां तक अपनी पहुंच? पार्टी, इसी पार्टी में रहना है, इसी पार्टी के साथ काम करना है। पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी उसी क्रम पे मुझे काम रहना है, आगे बढ़ना है। तो ये सोचना कि हम किस पद पे जाएंगे, ये निर्णय मुझे नहीं करना, हाईकमान करेगी। ये पार्टी जो निर्णय करेगी, कल कह दे कि नहीं आपको ये दायित्व दिया जा रहा है, हम उस दायित्व पे जाएंगे। ओके, अगर अखिलेश यादव इनके 27 में मुख्यमंत्री बनते हैं और अखिलेश यादव आपके पास आ जाए ऑफर लेकर कि आपको बड़ा पद देंगे आप, तो आप क्या चले जाएंगे?
आप बताइए, जीवन में जो एक भी दिन कभी दूसरी राजनीतिक पार्टी में ना रहा हो, मैं उनके प्रस्ताव पे आ जाऊंगा। दुनिया का साम्राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, ढीला राजनीति नहीं में करता। दल बदली बहुत होती है ना, इस नहीं वजह से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कभी दल नहीं बदलता। हम्म। तो सर और जो बदलता है हम्म, वही वाली बात है ना कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुण्य जहाज में आवे। अगर कोई नाराज होकर चला भी जाए तो इसी जहाज में आना है, यही इसी बीजेपी में आना है, इसके अलावा कहीं सुकून नहीं मिल सकता। तो आगे आने वाले में समय में यानी कि 29 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आएंगे। हाँ, वो तो अब इसमें भी कुछ संदेह है क्या? नहीं, वो तो आप ही बता सकते हैं ना, जनता बता सकती है। नहीं नहीं, उसमें कुछ संदेह जैसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। जी। कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि राजनीति में आपको चुनौती मिली, ना चाहते हुए भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये हमारे करियर की बात है? अब राजनीति में सब चुनौतियां हो मिला करती हैं, लेकिन आप साफ दिल से काम करते रहें, सभी का समाधान भी हो जाता है। और मुझे लगता है कि नियत आपके साथ होनी चाहिए। आपके कोई बचपन के कुछ यादगार पल जो आपको अभी तक याद करते हो तो मुस्कुराते हैं सर? अरे सब बचपन से बेहतर क्या हो सकता है। तो कुछ अपने एक्सपीरियंस सब स्कूलिंग टाइम में तो हम लोगों के बड़े, अब उन छोड़िए उन बातों को, संघर्ष के दिन थे सब। कैसे, कौन सा संघर्ष था और कैसे निकले? संघर्ष तो हर एक व्यक्ति में होता है, आपने कौन से ठीक है। संघर्षों का सामना किया? लेकिन मुझे लगता है कि बचपन ही वो समय होता है और स्कूलिंग टाइम ही वो पीरियड होता है कि जब हमारे पास कोई भी संघर्ष नहीं होता। जी। बिल्कुल संघर्ष नहीं होता। लेकिन अगर वो भी, उसमें भी कहीं पे अगर संघर्ष है तो थोड़ी मन को पीड़ा तो होती है। आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? मैं तो हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी को ही, क्योंकि आप पहले से ही उनकी तारीफ कर रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं, उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो लग भी रहा था। और सम्मान की दृष्टि से अगर देखा जाए, महाराज जी की वर्किंग का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस तरीके से महाराज जी काम करते हैं बहुत जी। सुबह 4 बजे से लेकर रात 7-10 बजे तक। ओके। सुबह का रूटीन आपके क्या है? उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं? हाँ, बस सुबह उठ करके बस, लेकिन 9-9:30 बजे तक मैं तैयार हो जाता हूँ। चलना है, एक टारगेट बनाते होंगे, जैसे हम लोग अपना शेड्यूल बनाते कि आज ये करना है। नहीं, टारगेट तो जनता ही बना देती कि आप आज आपको यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है। उसको किस क्रम में रखना है कि मुझे किस किस समय क्या क्या है, कहाँ कहाँ जाना है। तो ओके। तो ये जो शेड्यूल रहता है ये आप खुद सेट करते हैं या फिर मतलब दूसरे लोग ही सेट करते हैं कि यहाँ यहाँ ये कार्य? नहीं, कोई नेता थोड़ी ना, मैं कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता मानते हैं। हाँ। अच्छा, समाज सेवा आप बात कर रहे हैं, तो समाज सेवा तो ऐसे भी इंसान कर सकता है बिना राजनीति में आए हुए। समाज सेवा तो राजनीति में आने के पहले तो हम लोग ऐसे ही काम करते ही थे। मैं प्रधान था अपने गांव में। अच्छा, कौन सा गांव है आपका प्रॉपर? पक्षी के तालाब एक बड़ा गांव है, पहाड़पुर। तो अभी जाना होता है वहाँ पर? हर दूसरे चौथे दिन जाता हूँ। फैमिली में कौन कौन है सर? फैमिली में कौन कौन से हैं? सभी लोग हैं, सब भाई हैं। ऐसे बिजी शेड्यूल में अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? अब शाम को तो घर जाना ही है। शाम को। अच्छा, कभी आपकी वाइफ के साथ कभी बहस हुई हो, फिर कैसे मनाते हैं उनको? नाराजगी तो होती होगी। अरे सब हर परिवार के अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी होती है। सर, आपके कितने बच्चे हैं? लेकिन आपके अंदर ये क्षमता हो कि आप भी अपने को थोड़ा कूल रखें, नॉर्मल रखें, और सामने वाले से भी यही उम्मीद करता हूं कि अगर वो भी कूल रहे तो ठीक है। जीवन में देखिए, आपसे बता दें कि संघर्ष तो हर जगह पे है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे आप अपने को अलग नहीं कर सकते। आप जिस जगह पे हैं, कल आप हो सकता है किसी दूसरे स्थान पे हो, तो दूसरी तरीके की स्ट्रगल, दूसरे तरीके के संघर्ष आपके सामने आए।
लेकिन संघर्ष बने रहेंगे। मुझे लगता है जीवन में संघर्ष तो जीवन का नाम ही है संघर्ष। संघर्ष है और उसको खत्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। आपके बच्चे कितने हैं सर? 3 बच्चे हैं। तो उन्हें राजनीति में ही लाना है या फिर? नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ओके सब सर। अच्छी चीजों को पर जॉब करते हैं। ओके, तो सर कभी आप देखते हैं कि मीम्स बनते हैं, आपकी कभी मीम्स बनी, आपने देखा? अब मीम्स विषय में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं आप है। सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है ज्यादा? नहीं, एक्टिव हैं, लेकिन अब ये मीम्स वगैरह जो बनते हैं सब जिनके बड़े नेताओं के बनते हैं तो मैं देखा करता हूँ। जी, जैसे योगी आदित्यनाथ के बहुत बनते हैं मीम्स, मोदी जी के भी बहुत बनते हैं। जब देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? हंसी भी आती होगी, गुस्सा भी? हाँ, आती है, लेकिन अपने नेता की प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ बात देखता हूँ तो बुरा भी लगता है ना। बुरा भी लगता है। तो कभी आपकी नहीं बनी मीम्स? नहीं, बनाया होगा लोगों ने, लेकिन जब अपने बड़े नेताओं के विषय में देखता हूँ तो मुझे तो, क्योंकि हम बिल्कुल मजबूत सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उसके सिवा में कुछ सोच नहीं सकता। अच्छा, एक सवाल सबके मन में रहता है, मेरे भी मन में वो सवाल है योगेश जी, कि ये जानना चाहते जो विपक्ष और पक्ष एक दूसरे के ऊपर प्रहार रहता है, नाराजगी, ऐसा लगता है बस गोली ही मार देंगे अगर सामने आमने आ जाए, तो क्या वास्तव में पर्दे के पीछे भी ऐसा माहौल रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखिए, विचारों की लड़ाई, विचारों की, गोली मारने की लड़ाई नहीं है ये। और वैचारिक मतभेद न होते तो सभी एक राजनीतिक पार्टी में होते। वैचारिक मतभेद है, जिसको जहाँ अच्छा लगता है उस राजनीतिक पार्टी में है। बहुत से लोग अपने हितों के कारण है, बहुत से लोग वैचारिक दृष्टि से। तो वैचारिक रूप से अगर आपका जुड़ाव किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर है तो पद आपको प्रभावित नहीं करते। बिल्कुल। और केवल अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आप किसी राजनीतिक पार्टी में हैं तो फिर पद प्रभावित करते हैं। ओके, तो सर अभी हमारे कुछ रैपिड फायर सवाल है जिसका एक शब्द में जवाब देना है। सबसे अच्छा प्रधानमंत्री अब तक अटल बिहारी वाजपेयी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? हमारे दोनों ही प्रधानमंत्री बहुत नहीं, एक जवाब चाहिए सर। दोनों ही प्रधानमंत्री बहुत अच्छे। अटल जी का भी कोई जवाब नहीं। अटल जी का कुछ ऐसा अटल जी का ही जो राजनीतिक विनम्रता मैंने अटल जी के अंदर देखी वो अपने में अद्भुत है। ओके, तो 2027 का मुख्यमंत्री कौन होगा? योगी आदित्यनाथ या फिर ब्रजेश पाठक? योगी आदित्यनाथ ही हमारे मुख्यमंत्री हैं। अगर ब्रजेश पाठक को बना दिया जाए तो क्या कोई दिक्कत है? वो भी वो पार्टी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन वर्तमान में तो मुख्यमंत्री हैं, कुछ बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी भी हमारे सम्मानित नेता हैं। अब सबसे ईमानदार नेता योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? सबसे दोनों। फिर वही आपके प्रश्नों में मुझे बड़ी दिक्कत, ये तय कर पाना मुश्किल है कि दोनों में कौन ज्यादा है। भाई समस्या इस बात की कि दोनों लोग एक इतने ईमानदार लोगों में हैं। अरे 2017 में योगी आदित्यनाथ जी जिन कपड़ों के साथ ओथ लिए थे, अगर उसमें जरा परिवर्तन आपने देखा हो तो मुझे बता दीजिए कि ये परिवर्तन दिखा। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों नेता आपके ही पार्टी के हैं, इसलिए दोनों नाम हमने आपकी पार्टी के हैं। वही बात। सबसे भ्रष्ट नेता, अब आप विपक्ष का नाम लेंगे सर। सबसे भ्रष्ट नेता सर, 3 नाम गिना दीजिए। मैं कोई नाम क्या गिना दूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो अभी मैंने आपसे अडानी अंबानी की बात की। जो लोग उनको देश में नहीं देखना चाहते वो केवल विदेशी कंपनियों को देखना चाहते हैं, और केवल इसलिए देखना चाहते हैं कि हो सकता है उनके आर्थिक हित इन लोगों से न सध रहे हों। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कौन भ्रष्टाचार में डूबा। राजनीति के अलावा योगेश जी और किन गतिविधियों पर फोकस करते हैं पर्सनल? मेरा ज्यादातर समय राजनीति में ही जाता है जी। बाकी कभी अगर समय मिलता है तो मैं पुराने गाने सुनता हूँ सर। गाड़ी के अंदर ही सुनता हूँ। अच्छा, सुनते हैं। कभी सिंगिंग वगैरह करते हैं? सिंगिंग तो मुझे आती नहीं। अच्छा, कभी रामचरितमानस का पाठ किया? बाथरूम सिंगिंग भी मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है तो फिर। अच्छा, बाथरूम में जैसे लोग गाना गाते हैं, वो भी नहीं है तो। ओके, तो और क्या करना आपको पसंद है पर्सनली? अब पहले तो सब स्पोर्ट्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता था। अच्छा, कौन सा?
क्रिकेट खेलते थे हम। तो लेकिन अब तो स्पोर्ट्स के प्रति जो मैं देखता हूँ उसमें केवल इस बात रहता है कि देश जीते, देश जीते। ये भी मेरा एक इंटरेस्ट का विषय रहता है कि हाँ। तो जब मैच आता है T20 या फिर टेस्ट मैच आता है तो आप प्रॉपर टाइम देते हैं क्या देखना? देखने में समय नहीं देते, तो रातें चलते हुए आप देख सकते हैं ना। ओके, तो फेवरेट आपका क्रिकेटर कौन है? फेवरेट क्रिकेटर आपका कौन सा है? मैं तो सचिन का सचिन तेंदुलकर। उन्होंने तो संन्यास ले लिया है। वो ठीक है। योगेश जी, एक सवाल हमारा रहेगी, हमारा टैगलाइन है चाचा विधायक हैं हमारे, चाचा विधायक हैं हमारे। हम देखते हैं कि हमारे रिलेशन में या हमारा कोई करीबी कोई विधायक है, सांसद है, तो वो उसके पद का हम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा है जिसने आपके पद का फायदा उठाया है? आप इस पे भी एक सर्वे कर लीजिए जी, और जरूर जांच कर लीजिए कि देखिए कि मैंने क्या इस बात की इजाजत दी है कभी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए, न्यूज़स्टार यूपी के साथ तमाम तरह के राजनीति मुद्दों पर बात करने के लिए, इस तरह से प्रखरता से बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।